भोलापुर के जंगल में गरीब किसान पीलू रहती थी। वो दुर्गा जी की बहुत बड़ी भक्त थी। हर दिन दुर्गा जी की आरती करती थी और उन्हें खुशबू वाली अगरबत्तियाँ और लाल फूल भेंट करती थी। इस बार मैं जामुन की फसल उगाऊंगी और माँ दुर्गा देवी को उन जामुनों का भोग लगाऊंगी, लेकिन उसके बीज और पानी के लिए मुझे पैसे उधार लेने होंगे। पीलू जाबाज के पास पैसे उधार लेने के लिए जाती है। जाबाज एक बहुत ताकतवर और बदमाश जमींदार था। पैसों के बदले में वो गरीब किसानों की जमीन अपने पास गिरवी रखता था और फिर उनकी जमीन को हड़प लेता था। जाबाज सेठ जी, आप बहुत से किसानों को उधार देते हैं। मुझे भी 1 लाख रुपए उधार चाहिए, बीज, खाद और पानी खरीदने के लिए। मैं आपके पैसे ब्याज समेत फसल बेचकर वापस कर दूंगी। तो जाबाज कहता है, तुम जैसी बहुत से गरीब लोग मेरे पास पैसे मांगने के लिए आते हैं। अपनी जमीन को मेरे पास गिरवी रख दो, उसके बाद ही मैं तुम्हें पैसे उधार दूंगा और अगर तुम पैसे वापस नहीं कर पाई तो मैं तुम्हारी जमीन ले लूंगा। मैं गरीब किसान हूँ। ये जमीन मेरी एकलौती संपत्ति है जिससे मैं अपना घर चलाती हूँ। मुझे विश्वास है कि दुर्गा जी की दया से मेरी खेती अच्छी होगी। मेरी जमीन मेरे पास ही रहेगी। मुझे कोई मतलब नहीं है कि तुम पर दुर्गा जी की कृपा है कि नहीं, मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है, समझी? अब अपनी जमीन मुझे दो और पैसे ले लो। फिर पीलू उन पैसों से जामुन के बीज, खाद और पानी की इंतजाम करती है और खेत में दिन रात बहुत मेहनत करके फसल उगाती है। हे दुर्गा माँ, आपकी बहुत दया है। इस बार की फसल को आप आशीर्वाद दीजिए। इस बार अच्छी फसल होते ही मैं आपका प्रसाद गरीबों में बांट दूंगी। और देवी दुर्गा की कृपा से पीलू को जामुन की बहुत अच्छी फसल होती है। एक दिन जाबाज पीलू के खेत के पास पहुंचता है। पीलू के खेत के जामुन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इस छोटी सी चिड़िया ने बहुत अच्छी खेती की है। अब जमीन में कब्जा करने में मजा आएगा। थोड़ी देर बाद पीलू अपने खेत में आती है तो उसको जाबाज इंतजार करता रहता है। जाबाज जी, आप? हाँ, मैं अपनी रकम वसूलने के लिए निकला था। तुम्हारी फसल बहुत अच्छी आई है, अब पैसे लौटाओ। जाबाज जी, अभी तो फसल उगी है। मैं जल्दी ही इसको बेचकर आपके पैसे वापस करके आपका उधार लौटा दूंगी। मुझे ये सब से मतलब नहीं है। तुम मुझे मेरे पैसे वापस कर, नहीं तो मैं अभी ये जमीन अपने कब्जे में कर लूँगा। ये तो गुंडागर्दी है। आप मेरी जमीन पर कब्जा करने के नियत से ही आए थे। देवी दुर्गा जी से डरिए। आप मुझ गरीब का सब कुछ लूट रहे हैं। पिद्दी चिड़िया, तू मजदूरी के लायक भी नहीं है। मैं उसके लायक छोड़ूंगा नहीं, तेरे हाथ पाँव तोड़ दूंगा। चल भाग यहाँ से। अब ये जामुन का खेत मेरा हुआ। जाबाज पीलू की जमीन कब्जा कर लेता है। शाम में पीलू अपने घर आती है और अपना दुख दुर्गा जी से कहती है। हे माँ, आपकी दया से इतनी अच्छी फसल हुई थी, लेकिन उस बदमाश जाबाज ने सब कुछ छीन लिया। माँ, मैं आपकी शरण में ही हूँ। मैं सोची थी कि आपकी अच्छे से पूजा करूँगी, आपका प्रसाद गरीबों में बांटूंगी, लेकिन अब नहीं कर पाऊंगी। आप मुझे शक्ति दीजिए कि मैं कोई और काम कर लूं। उसकी भावनाएं सुनकर उसके सामने दुर्गा जी प्रकट होती है। बेटी, तू दुखी मत हो, तू मेरी बहुत प्रिय भक्त है। तेरे साथ हुए अन्याय को मैं जानती हूँ। तुझे कोई दुख देगा तो मैं तेरी रक्षा करूँगी। उस बदमाश जाबाज को बाकी देने की सजा मिलेगी। मैं तुझे चमत्कारी जामुन का पौधा दे रही हूँ। तू इसे ले और अपने आंगन में लगा दे, फिर देखना। पीलू को दुर्गा जी समझा देती है। पीलू देवी की दया वाली चमत्कारी जामुन का पौधा आंगन में लगा देती है। थोड़ी ही देर में वो जामुन का पेड़ बन जाता है और उसमें से हीरे के जामुन उग आते हैं। दुर्गा माँ, आपकी शक्ति अपरंपार है। आपकी जय हो माँ। पूरा
पूरा गांव पीलू के चमत्कारी पेड़ के बारे में बात होने लगती है, जिसको सुनकर जाबाज पीलू के घर दौड़ता है। वाह, ये तो हीरो के जामुन है, ये तो चमत्कारी है। पीलू, मैं तुम्हारी जमीन वापस कर दूंगा, बस उसके बदले में ये हीरो का पेड़ मुझे दे दे। जाबाज, तुम बहुत लालची हो। मेरी इतनी छोटी सी जमीन के बदले में तुझे इतना कीमती हीरो का पेड़ दे दूं? ये तो मेरे लिए घाटे का सौदा है। मुझे तो इस पेड़ के बदले तुम्हारी पूरी संपत्ति चाहिए। सौदा मंजूर है तो बताओ, नहीं तो भागो यहाँ से। अरे, तुझे तो बहुत हिम्मत आ गई है। सब माँ दुर्गा जी की दया है। अब आप मुझे इस पेड़ के बदले अपनी पूरी संपत्ति दे दो। मैं इस मौके को नहीं छोड़ सकता। मुझे तो किसी भी हालत में ये हीरो के जामुन का चमत्कारी पेड़ चाहिए। इसके लिए मैं तुझे अपनी पूरी जमीन जायदाद दे रहा हूँ। मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा इस पेड़ से। तो पीलू कहती है, ठीक है, तो फिर सौदा पक्का। आपकी पूरी संपत्ति के बदले में ये पेड़। ये ले मेरी पूरी जायदाद की कागजात, अब से ये तुम्हारे हो गए। फिर जाबाज अपनी पूरी संपत्ति, अपनी पूरी जमीन और दूसरों की ली हुई जमीनें, पूरी जायदाद, गाड़ियाँ, हवेली पीलू के नाम कर देता है और उसे वो पेड़ ले लेता है। जाबाज जिन जिन लोगों की जमीन हड़पा था, उन सभी को पीलू बुला बुला कर जमीन वापस कर देती है। और फिर जैसे ही जाबाज चमत्कारी हीरो के जामुन को छूता है, वो मिट्टी में बदल जाते हैं। अरे, ये क्या हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो ये हीरो के थे। तुझे तेरी लालच और गरीबों को सताने की सजा मिली है। जय माँ दुर्गा देवी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी वहाँ दुर्गा जी प्रकट होती है और जाबाज की पिटाई कर देती है और फिर जाबाज जंगल ही छोड़कर भाग जाता है। बेटी, अब तू इसकी संपत्ति को अच्छे कामों में लगाना। अब से तू मालकिन है, तेरा कल्याण होगा। जय माता दी। और फिर पीलू अपनी भक्ति जारी रखती है और खुशी खुशी रहने लगती है। चुलबुल नगर के गांव में सुंदरी बहुत घमंडी और अमीर जमींदारिन थी। वो गरीब लोगों को ब्याज पे पैसे उधार देती थी और जब गरीब उसे उधार के पैसे लौटा नहीं पाते थे तो वो उनकी जमीन को हड़प लेती थी। ऐसे ही एक दिन बबली उसके पास पैसे उधार लेने के लिए जाती है। सुंदरी सेठानी, आप मुझे 1 लाख उधार दोगी क्या? मैं आपको अगले साल वापस कर दूंगी। मुझे कैसे पता कि तुम मुझे पैसे वापस कर दोगी? तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानती हूँ। मैं यही इसी जंगल में रहती हूँ। सेठानी जी, गरीब किसान हूँ, छोटी सी जमीन है मेरी। अच्छा, तो तुम मुझे अपनी जमीन गिरवी रख दो, मैं तुम्हें पैसे उधार दे दूंगी। वैसे कितनी बड़ी जमीन है तुम्हारी? मेरी 10 एकड़ की जमीन है, आप गिरवी रख लो। ठीक है, यहाँ अंगूठा लगाकर पैसे ले जाओ, लेकिन याद रखना, पैसे नहीं चुकाए तो जमीन मेरी। फिर बबली उन पैसों से खाद और दवाइयाँ लाती है और खेत में दिन रात बहुत मेहनत करके फसल उगाती है। इस बार उसकी अच्छी फसल हुई थी। ऐसे ही एक दिन सुंदरी उसके खेत के पास से निकल रही थी। तभी उसकी नजर बबली की खेत में जाती है। अरे वो टिल्लू, कहाँ घूम रहा है? ये बता कि ये खेत किसका है जिसमें इतनी बढ़िया फसल उगी है? सेठानी जी, ये खेत बबली का है। उसी बबली का जिसने मुझसे पैसे उधार लिए हैं। अरे वाह, इसका मतलब ये जमीन और ये फसल और इसका मुनाफा मेरा हुआ। फिर सुंदरी बबली से मिलती है। क्यों बबली, इस बार तो तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है, लगता है बहुत मेहनत करी हो। जी सुंदरी जी, मैं फसल बेचकर आपका उधार लौटा दूंगी। उसके बाद घर में बेटी भी है, उसकी शादी भी करनी है। ठीक है, ब्याज मिलाकर 3 लाख दे देना। क्या? लेकिन मैंने तो बस 1 लाख ही उधार लिए थे सेठानी जी। हाँ, तो ब्याज चढ़ा के और 2 लाख हो गए हैं। तुम अनपढ़ गंवार लोग कुछ नहीं समझते। ये तो अन्याय है सुंदरी जी। फालतू की बात मत कर, नहीं तो मैं तुझे घर में भी नहीं रहने दूंगी। मैं आपके पैसे नहीं चुका पाऊंगी। नहीं, आप मेरी जमीन ही रख लो।
शाम में बबली अपने घर आई और अपनी बेटी पीलू को रोते रोते सब कुछ बता दी। मैं उस लालची सेठानी को देखती हूँ, वो अपने आप को क्या समझती है। आप चिंता मत करो माँ, अब मैं उससे सभी चिड़ियों की हड़पी हुई जमीन वापस करवाऊंगी। पीलू अपनी सहेली हरी के साथ एक प्लान बनाती है। दोनों सहेलियां एक छोटी सी खेत की जमीन में एक नकली पेड़ लगाती है और फिर उस पेड़ को लाल रंग से रंग देती है। फिर वो दोनों उसकी डालियों में सोने, चांदी, डायमंड्स के गहने चिपका देती है, जिससे ऐसा लगता है कि वो गहने उसी पेड़ के फल हो। अब आएगा मजा, लालची सुंदरी कैसे फंसेगी देखना। इसके बाद पीलू चिड़िया हरी तोती के साथ जानबूझकर सुंदरी के पीछे जोर जोर से बातें करती है। अरे तूने देखी क्या उस लाल पेड़ को जो उस खेत में उगा है? उसमें से फल की जगह गहने उग रहे हैं। नहीं तो चल दिखा मुझे। ये सुनकर सुंदरी पीलू और हरी के पीछा करने लगती है। जब वो दोनों खेत पहुँचते हैं तो अरे क्या ये असली सोने जवाहरात है? सेठानी जी, आप कब आ गई यहाँ? खैर हमने तो हीरे जवाहरात कभी नहीं देखे हैं, आप खुद ही देख लो कि सोना चांदी हीरा असली है कि नहीं। वैसे सेठानी जी आपको बता दूं कि कल बहुत बड़े जमींदार आ रहे हैं जो इस जमीन को खरीद लेंगे, इसके साथ ये पेड़ भी। ऐसा क्या? तो एक बार मुझे इसके गहने दिखाओ। फिर पीलू और हरी तोती गहने दिखाते हैं। अरे ये तो सही में हीरे हैं, हीरे। चलो अच्छी बात है, अब हम ये जमीन उस शहर वाले सेठ को बेच देंगे। नहीं नहीं, ये जमीन तो मुझे चाहिए। लेकिन आपके पास इतने पैसे हैं क्या सेठानी जी? अरे पीलू, तुम गरीब लोग गरीब ही सोचोगे, इसके लिए तो मैं अपनी पूरी जमीन जायदाद बेच दूंगी, लेकिन मैं इस पेड़ की जमीन को खरीद के ही रहूंगी। ठीक है, तो फिर सौदा पक्का, आपकी पूरी संपत्ति के बदले में ये जमीन। ये लीजिए इस जमीन के कागजात, लेकिन पहले आप अपनी संपत्ति के कागज मेरे नाम कर दीजिए। फिर सुंदरी अपनी पूरी संपत्ति, जमीन, जायदाद, गाड़ियाँ, हवेली पीलू के नाम कर देती है और उस छोटी से पेड़ वाली जमीन को बदले में ले लेती है। अगले दिन कुछ लोग उस पेड़ के पास इकट्ठा होते हैं। क्यों गरीब लोग, कैसा लगा मेरा ये गहनों का पेड़? जरा हमें भी दिखाना गहने सेठानी जी। ये देखो। फिर सुंदरी उन्हें गहने दिखाती है। तभी टिल्लू के बगल में खड़े हुए पक्षी के हाथ से उस हार में पानी गिर जाता है और उसका सुनहरा रंग मिट जाता है। अरे ये क्या, पीलू मुझे लूट ली, बर्बाद कर दी। ये तो नकली लोहे की चेन है जिस पर सोने का नकली रंग लगा हुआ था। इस तरह से सुंदरी को उसकी धोखाधड़ी की सजा मिल जाती है और पीलू की मदद से बबली और बाकी जंगल के पक्षियों को उनकी लूटी हुई जमीन वापस मिल जाती है। फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। रॉकी नाम का एक भालू अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। रॉकी भालू अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने इलाके के सबसे अच्छे स्कूल में भेजता था। स्कूल में बच्चों को बहुत कुछ सिखाया जाता था, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, फूड एक्टिविटी और भी बहुत कुछ। दोनों खरगोश और पीहू लोमड़ी दोनों अपने अपने स्कूल के लिए निकल जाते हैं। भाई आज हमारा स्पोर्ट्स का पीरियड है ना, तो क्या आपने अपने स्पोर्ट्स शूज ले रख लिए हैं? कल सर ने आपसे कहा था ना अगली बार जब स्कूल में आओगे तो अपने शूज के साथ आना, वरना वे तुम्हें क्लास से निकाल देंगे। पीहू तुम फिक्र मत करो, आज मैंने अपने शूज लेकर आया हूँ। आज सर मुझे क्लास से बाहर नहीं निकालने वाले हैं। चलो अब जल्दी से स्कूल चले, वरना लेट हो जाने की वजह से शायद हमें वो जरूर निकाल देंगे। हाँ भाई जल्दी चलो। वे जल्दी जल्दी भागकर स्कूल समय पर पहुँच जाते हैं। अपनी क्लास में जाकर टुन्नू आज बहुत खुश था कि आज वह अपने स्पोर्ट्स शूज लेकर आया है और सर आज उसे इस बात के लिए नहीं
नहीं डांटेंगे कि तभी क्लास में मैडम सोना बिल्ली आती है और बच्चों से कहती है, म्याऊ। बच्चों, आज तुम्हारे स्पोर्ट्स टीचर किसी काम से बाहर गए हैं, इसलिए आज वे तुम्हारी क्लास नहीं ले पाएंगे। मैं आज तुम्हारी क्लास लूंगी और आज मैं तुम्हें फूड की क्लास दूंगी। फूड की क्लास? मगर मैम, इसमें आप क्या सिखाओगे हमें? आज बच्चों मैं तुम्हें कुछ बनाना सिखाऊंगी जो आपके बहुत काम आएगा। अगर आपकी मम्मी किसी काम से बाहर गई हो तो आप खुद बनाकर उसे खा सकते हो और आप सभी को वे बहुत टेस्टी लगेगा। मगर मैडम, आप हमें क्या सिखाओगे? मैं आप सभी को सैंडविच बनाना सिखाऊंगी। सैंडविच बनाना बहुत आसान होता है। सैंडविच बनाना फिर तो मजा आ जाएगा क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो बच्चों अब जल्दी से शुरू करते हैं। बच्चों सबसे पहले हमें जो सामान चाहिए होगा वो है ब्रेड, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और चटपटा मसाला। और हाँ, नमक तुम अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो। और हाँ बच्चों, टोमेटो सॉस भी, क्योंकि उसके बिना तो मजा आएगा ही नहीं। मगर मैडम, आपने चीज के बारे में तो बोला ही नहीं। बिना चीज के सैंडविच में क्या मजा आएगा? नहीं टुन्नू, ये एक हेल्दी सैंडविच है, इसलिए हम इसमें कुछ भी ऐसा सामान नहीं डालेंगे जिससे हमारी हेल्थ पर बुरा असर पड़े। चलो अब मैं तुम्हें बनाना सिखाती हूँ। जी मैम। सबसे पहले आपको ब्रेड लेना है, उस पर टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, उसके बाद पत्ता गोभी, उसके बाद ही मसाला और थोड़ी सी नमक, और फिर इसे ब्रेड से ऊपर से बंद कर दो और फिर इस पर टोमेटो सॉस लगाकर आप इसे खा सकते हो। सभी बच्चे मैडम की रेसिपी अपनी अपनी कॉपी में लिख लेते हैं। सभी बच्चे अच्छे से समझ गए होंगे ना? अब आप अपने घर जाकर अपने मम्मी पापा को ही ये बनाकर खिला सकते हो। लेकिन बच्चों, ये बनाते वक्त अपना ध्यान रखना, किचन में कोई भी ऐसा वैसा सामान नहीं उठाना, ठीक है? थोड़ी देर में स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। टुन्नू और पीहू भी अपने घर आ जाते हैं। बच्चों जल्दी से मुंह हाथ धुल लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। नहीं मम्मी, आज आप हमारे लिए कुछ नहीं बनाओगे। तभी वहाँ पर उनके पापा रॉकी भालू आ जाते हैं और वे ये सुनकर कहते हैं, क्या हुआ बच्चों? रोज तो तुम घर आते ही खाना मांगते हो, आज तुम्हें कुछ बदले बदले से लग रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है पापा। टुन्नू और पीहू दोनों मुंह हाथ धोकर किचन में जाते हैं और सैंडविच बनाने लग जाते हैं। दोनों जैसा जैसा मैडम ने बताया था वैसा ही बनाने लग जाते हैं और कुछ देर बाद बाहर आते हैं। पापा, मम्मी, आज हमने आपके लिए कुछ बनाया है। आज मैडम ने हमें स्कूल में ही बनाना सिखाया था। अच्छा, तभी आज तुम बदले बदले लग रहे थे। मम्मी, ये सैंडविच आपके लिए और पापा ये आपके लिए। पीहू अपने मम्मी पापा को सैंडविच दे देती है। दोनों उसे खाते हैं। अरे वाह बच्चों, ये तो बहुत ही अच्छा बनाया है तुमने। आज मुझे तुम पर बहुत गर्व हो रहा है मेरे बच्चों। पापा की ऐसी बातें सुनकर दोनों मुस्कुरा देते हैं। बदलापुर एक छोटे से गांव था। यहाँ बबलू अपने ससुराल में रहता था। उसका ससुराल बहुत गरीब था। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे कोई काम दे नहीं रहा था। एक दिन बबलू बर्गर खा रहा था, तब उसका ससुर आकर उसे कहता है, हाँ हाँ दामाद जी, अच्छे से बर्गर खा लो, सुबह सुबह बर्गर खा लो। हम लोगों के पास चाय पीने के पैसे नहीं है, लेकिन आप ना बर्गर खा लो। क्या हुआ ससुर जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तो क्या करूं दामाद जी, घर में इतनी परेशानी है, गरीबी है, लेकिन आपको एक भी काम नहीं मिल रहा है और आप बर्गर खा रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ आप कहीं पर मजदूरी कर लो, हम सब भी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। बबलू बहुत दुखी होता है। बबलू काम की तलाश में घूम रहा था। फिर वो चाय पीने के लिए एक जगह रुका। वहाँ कालू कौवा आया और बात करने लगा। क्या भाई बबलू, कैसे हो? मैं तो आज शहर जाकर बर्गर खा के आया हूँ, वहाँ बहुत अच्छा बर्गर मिलता है। अरे कालू भाई, मैं भी गांव का बर्गर खाया हूँ, लेकिन यहाँ तो सैंडविच और बर्गर में कोई फर्क ही नहीं है। लेकिन तुम बर्गर खाने के लिए इतनी दूर गए, तुम्हारे पैसे खर्च हुए होंगे। देखो भाई, मुझे तो स्वाद अच्छा मिलना चाहिए। अपने गांव के जंगल में एकदम घटिया बर्गर मिलता है। गांव के लोग बर्गर क्या होता है पता ही नहीं है इनको। उनके लिए वड़ा पाव और बर्गर एक ही तो होता है। बड़ी बड़ी दुकानें खोल लेते हैं, लेकिन बर्गर पैटीज ऐसा ही फिसल जाता है। मैं ही नहीं, और भी बहुत से लोग हैं शहर जाकर
बर्गर खाते हैं। मैं तो कहता हूँ बबलू भाई, कोई अपने ही गांव में छोटा सा ठेले भी बर्गर का खोल ले तो वो बहुत कमाई करेगा। ये तो आप सही कह रहे हो कालू भाई, मैं एक बार शहर जाकर बर्गर खा के आता हूँ। उसके बाद से बबलू एक दिन शहर जाकर बर्गर खा के आता है। उसके बाद वहाँ पर खाना बनाने की किताबें पढ़ता है और उससे जल्दी ही वो सभी तरह के बर्गर बनाने सीख जाता है। शहर से वापस आकर बबलू अपने दोस्तों को बर्गर्स खिलाता है। सभी को उसके अलग अलग बर्गर्स बहुत पसंद आते हैं। ससुर जी, मैं कुछ काम शुरू करने जा रहा हूँ। क्या काम शुरू करने वाले हो बबलू जी? आप इतने टाइम शहर में क्या सीख के आए हो और पैसे जमा कर लिए हो क्या? बिना उसके तो कोई काम नहीं शुरू कर सकते। आप बस देखते जाइए ससुर जी। ठीक है, देखते हैं अब क्या कमाल करोगे। ऐसे ही एक दिन बबलू बर्गर बनाने लगता है और कालू को बर्गर खाने के लिए बुलाता है। कालू अपनी पत्नी सुंदरी के साथ बर्गर खाने के लिए आता है। अरे वाह बबलू भाई, ये तो शहर से भी बहुत ज्यादा टेस्टी बर्गर है। ऐसा बर्गर आप अपने गांव में बना रहे हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अब मैं शहर नहीं, आपके ही यहाँ बर्गर खाने आऊँगा। अगर तुम्हें पसंद आया है तो सभी को पसंद आएगा कालू भाई। जल्द ही बबलू की बर्गर की दुकान बहुत धूमधाम से चलने लगती है। जल्दी ही वो मुनाफा कमाकर अमीर हो जाता है। ससुर जी, आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि मेरा बर्गर का काम बहुत अच्छा चल रहा है और मैं अपने परिवार के लिए एक घर खरीद लिया हूँ। अब हम सब जल्द ही वहाँ रहने जाएंगे। बर्गर बेचकर कौन घर खरीदता है दामाद जी? घर तो अमीर लोग ही खरीद सकते हैं। आप घर को कल ही देख लेना ससुर जी। और हाँ, आपको मैं अपने हाथ का बर्गर भी खिलाऊंगा। अगले दिन बबलू अपने ससुर को और बाकी के परिवार वालों को अपना नया घर दिखाने के लिए ले जाता है। घर देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और अचंभित हो जाते हैं। बबलू का बड़ा सा बर्गर के आकार का घर था। अरे वाह दामाद जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। आपने अपने काम को इतना बड़ा कर दिया कि घर भी वैसा ही बना दिया है। मैं तो आपसे बहुत नाराज रहता था क्योंकि मुझे लगता था आप आलसी और कामचोर हैं, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। अपनी मेहनत से बर्गर की दुकान चलाई और अपना घर भी बना लिया। आखिर दामाद हो तो आपके जैसा। आपका आशीर्वाद है ससुर जी। अब ये बर्गर खाइए। और बबलू के बर्गर का घर पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो जाते हैं। उसका बर्गर का घर इतना फेमस हुआ कि वहाँ पर देश विदेश से लोग पिकनिक मनाने आते थे। इससे उसकी कमाई 4 गुना बढ़ गई। अपनी मेहनत और लगन से बबलू आगे भी स्वादिष्ट बर्गर बनाता रहा और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। विनमय जंगल में भल्लू भालू और पिट्टू बंदर रहते थे। दोनों में बहुत कंपटीशन की भावना थी। जहाँ भल्लू बहुत ताकतवर था और बड़े बड़े पेड़ों को हिलाकर शहद का छाता तोड़ देता था, पिट्टू ऊंची ऊंची छलांग लगाकर फल तोड़ देता था। पिट्टू, तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो। हाँ तो क्या हुआ, तुम कौन से मेरे जैसे पेड़ से फल तोड़ लेते हो? मुझसे मुकाबला करो, जो जीतेगा उसका नाम होगा। ठीक है। दोनों तोता के पास जाते हैं। तुम दोनों की काबिलियत अलग अलग है, इसमें मुकाबला क्यों? मुकाबला तो बनता ही है तोता जी, आखिर ये मुझे चिढ़ाता है। ये भी मुझे नीचा दिखाता है। मुकाबला तो अब होके ही रहेगा तोता भाई। आप जीत और हार का फैसला करना। ठीक है, मैं तुम दोनों को एक ही चैलेंज दूंगा, उसको तुम्हें पूरा करना होगा। तुम दोनों नदी के पार जाओ और मेरे लिए बड़े पेड़ का अमरूद तोड़ कर लेकर आओ। मैं अमरूद खाने के बाद बताऊंगा कि ये कंपटीशन कौन जीता। मंजूर,
मैं ही जीतने वाला हूँ। अरे तू क्या जीतेगा, तू तो आधे रास्ते में ही थक जाएगा। जीत तो मेरी ताकत की ही होगी। फिर दोनों नदी के पास पहुंच जाते हैं। बंदर नदी के धारा देखकर डर जाता है। नदी तो बहुत तेज बह रही है, इससे मैं पार कैसे करूँगा? तुम नदी पार नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैं अगर अकेले नदी पार कर दूंगा तो तोता भाई के सामने तुम कहोगे कि तुम्हें पूरा मौका नहीं मिला। वो तो मैं कहूँगा ही। ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हारी पीठ के ऊपर बैठ जाता हूँ। हाँ बैठ जाओ। फिर भल्लू पिट्टू को पीठ पर बिठाकर नदी के पार चला जाता है। नदी के पार पहुंचने के बाद अरे यहाँ तो पेड़ ही पेड़ है, कैसे पता चलेगा कि कौन सा पेड़ अमरूद का है? मुझे तो यही नहीं पता कि अमरूद का पेड़ दिखता कैसे है। मुझे पता है कौन सा पेड़ है अमरूद का, और मैं पेड़ पर चढ़कर दूर तक देख सकता हूँ कि वो कहाँ है। लेकिन अगर मैं अकेला फल तोड़ कर ले आऊँगा तो तुम तोता भाई से कहोगे कि मैंने तुम्हारी मदद का मोल नहीं चुकाया। हाँ वो तो मैं कहूँगा ही। अब तुम अमरूद के पेड़ को देखो कहाँ है। और पिट्टू पेड़ पर चढ़कर पेड़ का पता लगा लेता है और फिर दोनों उस पेड़ के पास पहुंचते हैं। पिट्टू पेड़ पर चढ़ जाता है और अमरूद तोड़ने लगता है। भल्लू उसी पेड़ को जोर जोर से हिलाता है और अमरूद अपने आप टूटकर गिर जाते हैं। पिट्टू और भल्लू अमरूद इकट्ठा करते हैं और दौड़ दौड़ कर नदी के पास पहुंच जाते हैं। अरे अगर मैं नदी पार करूँगा तो अमरूद कैसे पकड़ के रखूँगा? मैं अमरूद तो पकड़ सकता हूँ, लेकिन नदी पार नहीं कर सकता। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर भल्लू अपने अमरूद पिट्टू को दे देता है और पिट्टू उसकी पीठ पर बैठ जाता है और फिर दोनों नदी पार करते हैं और वहीं पर तोता आ जाता है। अरे वाह, इतने सारे अमरूद! अब बताओ कि किसकी कितने अमरूद है? ये तो मैं अब नहीं बता सकता कि किसके कितने अमरूद है। हाँ मुझे भी नहीं पता कि किसके कितने अमरूद है। ये तो सब मिल गए हैं। तो फिर विजेता किसका बनाओ? अगर पिट्टू नहीं होता तो मैं अमरूद के पेड़ को पहचान ही नहीं पाता। लेकिन अगर भल्लू नहीं होता तो मैं तो नदी भी पार नहीं कर सकता। तो फिर तुम दोनों में मिलजुल कर अपनी अपनी खूबी के हिसाब से ये एक काम करके आए हो। हाँ, मेरी खूबी और भल्लू की खूबी मिलकर काम करे, तब ही हम ये अमरूद लेकर आ पाए। और हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हम सब में कोई न कोई कमी भी रहती है। अब हम दोनों मिलजुल कर रहेंगे। अब हम दोनों मिलजुल कर रहेंगे। बहुत अच्छी बात है, मुझे तो बहुत खुशी हुई। मैंने जो चैलेंज दिया था वो तुम्हें यही समझने के लिए था कि हमें अपनी अपनी खूबी में घमंड नहीं करना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। और फिर भल्लू और पिट्टू में अच्छी दोस्ती हो जाती है। थोड़ी देर में निधि जन्मदिन का केक काटती है। सभी वह केक खाते हैं। चिंटू खरगोश भी वह केक खाता है। पार्टी खत्म होने के बाद निधि बंदरिया सभी को चॉकलेट देती है। निधि बंदरिया का जन्मदिन आने वाला है और निधि बंदरिया के पापा रॉकी भालू काम से आ गए हैं। निधि की माँ शारदा लोमड़ी रसोई में खाना बना रही है। आज निधि बहुत ज्यादा खुश है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बेटी निधि, कल तुम्हारा जन्मदिन है, तो बताओ बेटा तुम क्या खाना चाहती हो? तुम्हारे जन्मदिन पर मैं शारा तुम्हारा मनपसंद का खाना बनाना चाहती हूँ। मम्मी आपका जो भी मन हो आप अपनी मर्जी से बना लो, मैं तो कुछ भी खा लूंगी। मम्मी आपने मेरे जन्मदिन के लिए इतनी बड़ी पार्टी प्लान की, मेरे लिए यही काफी है। मम्मी बस आप मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। देखा न शारदा, हमारी बच्ची अब बड़ी हो गई है, हमारी कितनी फिक्र करती है। अच्छा निधि बेटा बताओ, तुम्हें अपने इस जन्मदिन पर क्या गिफ्ट चाहिए? हम तुम्हें वही ला कर देंगे। पापा मम्मी आप मुझे खुशी खुशी जो भी देंगे मुझे वो बहुत अच्छा लगेगा। आप मेरे गिफ्ट के लिए इतना परेशान मत होइए। मैं तो बस चाहती हूँ कि आप
मेरे जन्मदिन पर आकर बहुत मस्ती करें। और हाँ पापा, मैं चाहती हूँ कि हमारे घर में जो मोना आंटी काम करती हैं, कल वह भी मेरे जन्मदिन पर शामिल हो और वह भी मेरे जन्मदिन पर बहुत मजे करे। ठीक है निधि, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। मैं अभी तुम्हारी मम्मी से कहता हूँ, वह जाकर मोना से कल जन्मदिन के पार्टी में आने के लिए कह देगी। सुनो शारदा, तुम मोनी लोमड़ी से कह देना वह अपनी बेटी के साथ कल निधि की जन्मदिन पार्टी में आ जाए। ठीक है जी, मैं उसे कह दूंगी। मोना लोमड़ी के आते ही शारदा उसे जन्मदिन के लिए इनवाइट कर देती है। मोना लोमड़ी खुशी खुशी अपने घर जाकर अपने बेटे चिंटू खरगोश से कहती है, अरे चिंटू बेटा, कल निधि का जन्मदिन है और कल तुम्हें मेरे साथ जाना है। उन्होंने अपनी पार्टी में हमें बुलाया है। अगले दिन चिंटू निधि की पार्टी में जाता है। थोड़ी देर में निधि जन्मदिन का केक काटती है। सभी वह केक खाते हैं। चिंटू खरगोश भी वह केक खाता है। यह केक तो बहुत टेस्टी है, पूरा चॉकलेट से बना है। ऐसा केक तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। पार्टी खत्म होने के बाद निधि बंदरिया सभी को चॉकलेट देती है। मेरा तो पेट केक से ही भर गया है। अब ये चॉकलेट मैं कल खाऊंगा, इसे यहीं रख देता हूँ। ऐसा कहकर वह उसे कहीं पर रख देता है। अगले दिन स्कूल से लौटकर उसे याद आता है कि वह चॉकलेट उसने अभी तक खाई नहीं, तो वह उसे उठाकर खाने लगता है। वह बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। अरे वाह, ये चॉकलेट तो केक से भी ज्यादा अच्छी है। क्यों ना इसे मैं धीरे धीरे करके खाऊं। एक दिन में खा लूंगा तो कल नहीं खा पाऊंगा। हाँ, मैं आधी कल खाऊंगा और आधी उसके अगले दिन वह स्कूल से लौटते हुए देखता है कि एक आम के पेड़ पर बहुत सारे आम लगे हुए थे, तो वह भी मन ही मन सोचने लगता है, क्यों ना मैं भी इस आम की पेड़ की तरह अपनी एक चॉकलेट का पेड़ लगाऊं। मैं अभी बाकी बची हुई चॉकलेट अपने घर के आंगन में बो देता हूँ और उसे पानी दे दूंगा। कुछ ही दिन में पेड़ आ जाएगा और भी बहुत सारी चॉकलेट खाऊंगा और रोज खाऊंगा। वह तुरंत अपने घर जाता है और बची हुई चॉकलेट उठाकर जमीन में गड्ढा खोदकर उसे बो देता है और उस पर मिट्टी डालकर उस पर पानी भी डाल देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तभी वहाँ उसकी माँ मोना लोमड़ी आ जाती है और उससे कहती है, क्या हुआ चिंटू, तुम बहुत खुश लग रही हो, क्या बात है? हाँ मम्मी, मैंने ना यहाँ पर अपनी चॉकलेट डाली है। कुछ ही दिन में ना यहाँ एक बड़ा सा पेड़ उग जाएगा, फिर मैं रोज चॉकलेट खाऊंगा और मम्मी मैं तुमको भी चॉकलेट खिलाऊंगा। अरे मेरे मासूम से बच्चे, ऐसे चॉकलेट का पेड़ थोड़ी उगता है। तुमने लालच में आकर अपनी चॉकलेट भी खराब कर ली। चिंटू को अपनी गलती का एहसास होता है कि वह चॉकलेट के लालच में आकर गलती कर दिया है।